नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है ये। उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी वेबसाइट है प्लस जितने भी लेटेस्ट एक्ट हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑथेंटिक साइट्स हैं, जहां से जितनी भी उत्तर प्रदेश की न्यूज़ होती है उन सबको छांट के लाया गया है ये करंट अफेयर। तो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर का पापा वीडियो है ये। इसको आप ज़रूर देखिए। जो लोग भी उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी आयोग के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की, पीसीएस की, बीओ की, लेक्चरर की, जीआईसी की, जितने भी वैकेंसी निकलती है यूपीपीएससी की, जहां जीएस और करंट अफेयर आता है, उन सबके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में जहां जहां उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाने की संभावना रहती है, उन सबके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। और अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो यूपी के सारे एग्जाम्स में, यूपीपीएससी के आरओ में हो गया, पीसीएस में हो गया, बीओ में हो गया, और भी जितने एग्जाम्स हैं जहां जीएस और करंट आती है, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो भैया ये उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड पापा वीडियो है ये। इसको देखिए पूरा। वीडियो के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। पिछले 8 साल से इसको फॉलो करने वाला, स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पीडीएफ पेड ही रहेंगी इनकी, मंथली बाइलिंगुअल यूपी करंट की, बिहार करंट की, टोटल करंट की पीडीएफ आप हमारे ऐप में पा सकते हैं। पापा पीडीएफ वाला फोल्डर में आप जो है सर्च करके बाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में पिछले महीने का यूपी का, उत्तर प्रदेश का जितना करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, सिर्फ उतना ही लिया गया है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बाइलिंगुअल फॉर्मेट में सितंबर 2025 का उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर देखेंगे। उत्तर प्रदेश की आगामी सभी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। आपको बता दें, यूपीपीएससी 2026 प्रीलिम्स के लिए हमारा पेड बैच चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यूपीपीएससी आरओ मेंस के लिए जो है हमारा पेड बैच चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ मेंस के लिए प्रैक्टिस के लिए आप हिंदी का, एसे का बैच इंडिविजुअली ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट मेंस की तैयारी के लिए टोटल बैच भी चल रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आईआईटी खड़गपुर और उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है। कई सारी जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं उसको डिजिटाइज करना चाहता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। आप कभी भी अपने डिस्ट्रिक्ट के आरटीओ में गए होंगे, रोड टैक्स ऑफिस में, तो आपने देखा होगा लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो कई सारी सर्विसेज को डिजिटाइज करना चाहता है उत्तर प्रदेश, जिसमें कॉमन सर्विसेज सेंटर्स के माध्यम से जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, जैसे कुछ सिंपल सर्विसेज हैं, जैसे फीस जमा करना, ड्राइविंग लाइसेंस की फीस जमा करना, इसके लिए आपको लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ती हैं। तो अगर इसको डिजिटाइज कर दिया जाए कि आप जो है ऑनलाइन फीस सबमिट वगैरह कर सकें, अभी तो जो कह सकते हैं एम परिवहन नामक ऐप जो चल रहा है, उससे ये सब चीज़ें हो जाती हैं। एम परिवहन ऐप जो केंद्र सरकार का है, लेकिन उत्तर प्रदेश अपना भी एक सिस्टम इंडिजिनस बनाना चाहता है। कई सारी सर्विसेज अभी भी ऑफलाइन फॉर्मेट में ही चलती हैं ट्रांसपोर्ट संबंधी, उसको डिजिटाइज करने का उत्तर प्रदेश का लक्ष्य, इसलिए आईआईटी खड़गपुर के साथ समझौता यहाँ पे किया गया है। सनश्योर एनर्जी और एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के बीच समझौता हुआ है। बेसिकली इसमें कुछ डेवलप करने वाले हैं, वो डेवलप करेंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की झांसी के गरौठा सब स्टेशन में ये जो है डेवलप करेंगे एक स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। एक स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एक गरौठा सब स्टेशन में झांसी में डेवलप किया जाने वाला है, तो ये ध्यान रखिएगा। अपॉइंटमेंट सेक्शन में श्री अनुपम गुप्ता चेयरपर्सन ये स्टेट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के बने हैं। स्टेट लेवल पर जो स्टेट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी जो होती है, ये राज्य सरकार या फिर यूटी सरकार की सिफारिशों पर सृजित की जाती है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और जनरली 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में बात कर लेते हैं। राज्य शिक्षक पुरस्कार, तो अब राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो मतलब ये स्टेट वाइज दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें 2 शिक्षकों को उत्तर प्रदेश से पुरस्कार मिला है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अगस्त मंथ में। किसको किसको मिला है? श्री रामलाल सिंह यादव, मधुरिमा तिवारी को मिला था केंद्रीय स्तर पर, लेकिन राज्य शिक्षक पुरस्कार ये मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए जाते हैं और ये
कुल मिलाकर 81 अवॉर्डीज हैं इसमें, सभी के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। 66 टीचर्स बेसिक डिपार्टमेंट से, 15 सेकेंडरी डिपार्टमेंट से, सेकेंडरी एजुकेशन से इनको पुरस्कृत किया गया है। लोक भवन ऑडिटोरियम में बेसिकली मुख्यमंत्री जी ने माध्यमिक शिक्षा से जुड़े, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े 5-5 प्रधानाचार्य और शिक्षकों को सम्मान स्वरूप 25-25 हजार रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और माँ सरस्वती की प्रतिमा और शॉल भेंट की थी। याद रखा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार अनाउंस किए गए थे। 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी वाले 3 शहरों में, शीर्ष 3 शहरों में तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का भी एक नगर था, आगरा। आगरा और सूरत ये संयुक्त रूप से थर्ड नंबर पर थे 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में। आगरा और सूरत गुजरात का शहर, ठीक है। 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में सेकंड नंबर पर 2 उत्तर प्रदेश के नगर थे ज्वाइंटली, झांसी और मुरादाबाद। 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में, 3 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में 3 शहर जो शीर्ष पर थे, उसमें उत्तर प्रदेश का कोई भी नगर नहीं था। आगे बढ़ेंगे। स्कीम्स, कैंपेन, इनिशिएटिव्स में मिशन शक्ति 5.0, इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया था? लखनऊ से। मिशन शक्ति 5.0 इसका शुभारंभ लखनऊ से किया गया था। प्रदेश भर के करीब 1663 स्थानों में मिशन शक्ति केंद्र स्टैब्लिश किए गए हैं। कुल मिलाकर ये विमेन सेंट्रिक ये प्रोग्राम है और ये 5वां एडिशन है मिशन शक्ति का। इसके बारे में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है और उसी में सारी डिटेल्स इसकी एक बार पूछ ली गई थी यूपीएससी के पेपर में। महिला सशक्तिकरण का इनिशिएटिव है मिशन शक्ति। ओवरऑल इसमें कई सारे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन बेसिकली महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है, ये बात सच है। इसमें एक 10 दिवस का कंबाइंड प्रोग्राम शामिल होता है सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर। ये सही तो है, लेकिन ये प्रोग्राम जो है 6 दिवस का होता है। 6 डे प्रोग्राम मिशन शक्ति के अंतर्गत चला जाता है, ना कि 10 दिवस का। ये रॉन्ग हो गया फैक्चुअली। यहाँ पर 6 दिवसीय एक संयुक्त कार्यक्रम चलाया जाता है। सुरक्षा, संरक्षा, आत्मरक्षा, प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास का प्रोग्राम वुमेन के लिए चलाया जाता है। इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2020 में सबसे पहले, तभी इसका 5वां फेज यहाँ पर चल रहा है 2025 में। महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जाता है। इसमें 60 दिवसीय स्वरोजगार कौशल उन्नत प्रशिक्षण शामिल है बेसिकली, जिसमें ई रिक्शा चलाना सिखाया जाता है। ई रिक्शा ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। वर्कशॉप्स के माध्यम से महिलाओं को ई रिक्शा चलाना यहाँ पर सिखाया जाता है, जिससे वो ई रिक्शा चला करके अपना स्वरोजगार उत्पन्न कर सकें। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? ए हो जाएगा। और वैसे आप मिशन शक्ति के बारे में ज़्यादातर डिटेल्स यहाँ पे जान चुके हैं, ठीक है। मिशन शक्ति मेंस के लिए भी जरूरी है, इसको अच्छे से तैयार आप लोग कर लीजिएगा। समिट कॉन्फ्रेंसेस सेक्शन में आ जाते हैं हम लोग। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे होगा? उत्तर प्रदेश में इस बार होना है। 23 से 29 नवंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री खुद इसका उद्घाटन करेंगे नवंबर में। इसमें बेसिकली साहसिक खेल यानी एडवेंचर स्पोर्ट्स, विज्ञान प्रदर्शनी, सांस्कृतिक गतिविधियां इसमें शामिल होंगी। इसमें भारत और विदेश से हजारों युवा इसमें शामिल होते हैं। एक युवा कार्यक्रम है, नेशनल यूथ कह सकते हैं प्रोग्राम है, जम्बूरी इसको बोलते हैं। फर्स्ट टाइम जम्बूरी भारत में आयोजित किया गया था हैदराबाद में 1953 में, और 18 नेशनल जम्बूरी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में आखिरी जम्बूरी कार्यक्रम हुआ था प्रयागराज में 1964 में, ठीक है। आखिरी बार जम्बूरी कार्यक्रम कहाँ पे हुआ था? प्रयाग में, ठीक है, प्रयाग में। पर्पल फेस्ट 2025 नोएडा उत्तर प्रदेश में एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था। एमिटी में ही दिव्यांगजन की रचनात्मकता, दृढ़ता को उजागर करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र और एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो ये हुआ था 25 से 29 सितंबर को। उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। यहाँ पर 2250 एग्जीबिटर्स आए थे 80 कंट्रीज से, और 550 इंटरनेशनल बायर्स यहाँ पर आए थे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट संबंधी जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पे शोकेस किया गया था। 17वां जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम या फिर ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम ये लखनऊ में हुआ था, लखनऊ में। और इसको संबोधित किसने किया था? मुख्यमंत्री जी ने। मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के लगभग 200 युवा ट्राइबल प्रतिभागी इसमें शामिल हुए थे। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जैसा आप कह सकते हैं। आगे है विश्वकर्मा एक्सपो। विश्वकर्मा एक्सपो ये हुआ था लखनऊ में। तो 12,000 कारीगरों को टूल किट वितरण किया गया था। कई सारा लोन भी यहाँ पर दिया गया था। विश्वकर्मा योजना जो केंद्र सरकार की चल रही है। इस अवसर पर परंपरागत
11 कारीगर ट्रेड्स के साथ अब 12 नए ट्रेड्स को जोड़ दिया गया है उत्तर प्रदेश में। नए ट्रेड्स में मोबाइल रिपेयरिंग, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिकल गुड्स रिपेयरिंग, प्लम्बर, कंप्यूटर रिपेयरिंग, सोलर पैनल रिपेयरिंग, डिजिटल फोटोग्राफी, ब्यूटी और वेलनेस, अन्य ट्रेड्स को भी विश्वकर्मा योजना का पार्ट बना दिया गया है। वृक्ष उत्पादक मेला, इसका आयोजन जो है ये किया गया था सेंटर फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन प्रयागराज के द्वारा, और जिला पंचायत ऑडिटोरियम गोंडा में हुआ था उत्तर प्रदेश में। इसका उद्घाटन किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्तिवर्धन सिंह ने। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में उत्तर प्रदेश T20 लीग इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करिए, एग्जाम में आ सकता है। उत्तर प्रदेश T20 लीग के विजेता रहे थे काशी रुद्रास नामक टीम। काशी रुद्रास की टीम विजेता रही थी सेकंड बार। रनर अप रहे थे मेरठ मैवरिक्स की टीम। फाइनल वेन्यू इसका हुआ था इकाना स्टेडियम लखनऊ में। ऑरेंज कैप विनर करण शर्मा और पर्पल कैप विनर शिवम मावी। आगे रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स पे आ जाते हैं। एसआरएस की जो रिपोर्ट आई थी ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, इसमें कहा गया है कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो स्टेट का कितना है 88 2021 से 23 और 20 से 22 के बीच। यहाँ पे मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो उत्तर प्रदेश का कितना आंका गया है 88। ठीक है, मतलब इंडिया का, माफ कीजिए, इंडिया का रहा था ये 88, उत्तर प्रदेश का रहा था ये ज़्यादा, नेशनल एवरेज से ज़्यादा रहा था। एमएमआर उत्तर प्रदेश का 141, उत्तर प्रदेश का एमएमआर 141 रहा था, ना कि 88। 88 है नेशनल एवरेज। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक ही आया था। श्री आकाश त्रिपाठी कह सकते हैं जो डायरेक्टर जनरल हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसीज के, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा ये स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स जारी किया गया था। इसमें राज्यों को कैटेगराइज बेसिकली किया गया था। उत्तर प्रदेश को कंटेंडर स्टेट की कैटेगरी में यहाँ पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश को कंटेंडर स्टेट्स की कैटेगरी में रखा गया है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का ओवरऑल स्कोर यहाँ पर नहीं पता चल पाया है, नहीं तो वो भी जरूरी होता। उत्तर प्रदेश 2024 के स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स में कंटेंडर कैटेगरी में रखा गया है। इंडिया इलेक्ट्रिक ई मोबिलिटी इंडेक्स ये आया था नीति आयोग के द्वारा। इसमें उत्तर प्रदेश को 100 में से कितने पॉइंट्स दिए गए थे, या उत्तर प्रदेश का स्कोर कितना था? 100 में से 47 विभिन्न 16 पैरामीटर्स पर, और उत्तर प्रदेश को 10वें स्थान पर रखा गया था। उत्तर प्रदेश को 10वें स्थान पर रखा गया था एस्पिरेंट स्टेट की कैटेगरी में। ई मोबिलिटी यानी कि जो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो विकास किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में उत्तर प्रदेश का स्थान राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में 10वां रखा गया था, और स्कोर उत्तर प्रदेश का 100 में से 47 था। ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू सेक्शन पे आ जाएंगे अब लोग। सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा संस्थानों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए, शैक्षणिक स्तर को बढ़ावा देने के लिए ये कहा गया है कि राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा कि सभी जो एजुकेशनल पब्लिकेशन है उनको डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर से लिंक किया जाएगा। जितने भी एकेडमिक पब्लिकेशंस हैं उनको डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर से लिंक करने का आदेश दिया गया है। ये सही पहला कथन। और इसका उद्देश्य है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर से लिंक करने का कि जितने भी रिसर्च पेपर्स यहाँ की यूनिवर्सिटीज द्वारा छपते हैं और एब्स्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट्स प्रोसीडिंग्स जो छपते हैं उनको इंटरनेशनल विजिबिलिटी मिले। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का भी यही ऑब्जेक्टिव था, जितना हमारा पब्लिकेशन है इसको ग्लोबल लेवल पर पहचान भी मिले। सी यहाँ पे सही है, सी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। यूपी इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण पॉलिसी, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आई है, इसके संबंध में बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है सितंबर 2025 में इसको जारी किया गया उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। ध्यान रखिएगा, ये कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बनाने के लिए, बनाना प्रोत्साहन करने के लिए ये उद्देश्य है, ये सही। उसके बाद कह रहे हैं कि इसका उद्देश्य सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का इन्वेस्टमेंट टारगेट 4,000 करोड़ रुपए रखना। तो इसका इन्वेस्टमेंट टारगेट 5,000 करोड़ रुपए है, यहाँ पर 4,000 करोड़ रुपए लिखा गया है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ये यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना, ना कि 4,000 का। और ये 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव मानी जाएगी, और इसके तहत जितने भी पॉलिसी बेनिफिट्स दिए जाएंगे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए वो 6 साल तक एक्सटेंड किए जाएंगे। ये सही। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट 1 and 3, और इनकरेक्ट इज 2 ओनली। ये वाला इनकरेक्ट है, सेकंड ओनली, बाकी सही है। इस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी से कुल मिलाकर 11 प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, जिसमें कैमरा मॉड्यूल्स, डिस्प्लेस, मल्टीलेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, ये सब शामिल है। इसका मैन्युफैक्चरिंग
भारत मतलब ये उत्तर प्रदेश में प्रमोट करना लक्ष्य है। आगे है उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30। इसके संबंध में बताना है सही कथन कौन सा है। इस नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में एक सुदृढ़ निर्यात पारितंत्र विकसित करना है जो स्थापित और नए दोनों प्रकार के निर्यातकों को सहयोग प्रदान करेगा। पहला सही। सेकंड है, इस पॉलिसी में लक्ष्य रखा गया है कि स्टेट का जो एक्सपोर्ट है उसको 2030 तक डबल करना, ये भी है। फिर तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद प्रमाण हेतु 75% ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन ये सरकार वहन करेगी, लेकिन मैक्सिमम इसका होगा 50 लाख रुपए तक का। ये यहाँ पे रॉन्ग है। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद प्रमाणन हेतु 75% कॉस्ट का या फिर अधिकतम 25 लाख रुपए सरकार वहन करेगी। अधिकतम 25 लाख सरकार वहन करेगी सर्टिफिकेशन कॉस्ट का, ना कि 50 लाख। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हमारा उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा 1 and 2 ओनली करेक्ट। 1 and 2 ओनली, बी। निवेश प्रोत्साहन नीति में क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे एक बार देख लीजिएगा। 1 लाख रुपए तक का डिजिटल प्रमोशन और प्रोडक्ट कैटेलॉगिंग का असिस्टेंस सरकार के द्वारा मिलेगा। 25,000 रुपए तक का वर्चुअल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने के लिए। एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन के लिए सर्टिफिकेशन कॉस्ट का 75% या फिर 25 लाख रुपए अधिकतम सरकार वहन करेगी। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे कई सारे। सितंबर 2025 में किस टाइगर रिजर्व में उत्तर प्रदेश में एक लेपर्ड कब जो है यानी कि तेंदुए के शावक की अज्ञात न्यूरोलॉजिकल विकार कारण उपचार के दौरान मृत्यु हुई थी? दुधवा में। दुधवा में, बी यहाँ पे सही है। आगे कथन है कि युक्त धारा पोर्टल से जीआईएस आधारित भूस्थानिक योजना प्रणाली के लिए एकीकृत किया जाएगा, जिससे मनरेगा के अंतर्गत किए गए कार्यों को वास्तविक सीमा में निगरानी की जा सकती है। अब उत्तर प्रदेश जो है जीआईएस बेस्ड पोर्टल युक्त धारा को इंटीग्रेट करेगी मनरेगा सेट से, जिससे मनरेगा में क्या क्या बन रहा है उसको रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकेगा। कब से इसको करेंगे? 1 अप्रैल 2027 से यहाँ पे गिवन है। बाकी सब सही है, लेकिन ये डेट गिवन गलत है। 1 अप्रैल 2026 से उत्तर प्रदेश सरकार इसको लागू करने की योजना बना रही है। 1 अप्रैल 2026 से। तो इससे युक्त धारा पोर्टल के माध्यम से आप कह सकते हैं ग्राम पंचायत में कौन सा मनरेगा सेट बन रहा है, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है उसको देख सकेंगे, अधिकारी देख सकेंगे कुल मिला करके। तो ये पहला इनकरेक्ट है। सेकंड है कि युक्त धारा पोर्टल जो है जीआईएस का यूज करती है रूरल प्लानिंग के लिए, ये सही। उत्तर प्रदेश सरकार जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर पोर्टल संबंधित प्रशिक्षण सत्र ऑर्गेनाइज कर रही है, जिससे ये इम्प्लीमेंट भी किया जा सके। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ओनली वन, ओनली वन। इसको लागू किया जाएगा 1 अप्रैल 2026 से, ना कि 27 से। आगे है, सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में विश्व का पहला सिरामिक वेस्ट पार्क बनकर के तैयार किया गया है? सिरामिक वेस्ट पार्क बनाया गया है खुर्जा में, बुलंदशहर में। ये यहाँ पे सही है, बुलंदशहर में। इसको नाम दिया गया है अनोखी दुनिया। इस सिरामिक वेस्ट पार्क को नाम दिया गया अनोखी दुनिया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर इसको 2 एकड़ में डेवलप किया गया है। 5.86 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों के मध्य स्थित दोआब में एक लुप्त प्राचीन नदी के अस्तित्व के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? एग्जिस्टिंग जो कह सकते हैं प्रयागराज और कानपुर का रीजन है, यहाँ पर एक एक्सटिंक्ट रिवर के साक्ष्य पाए गए थे। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंतर्गत जो मैपिंग कंडक्ट की जा रही थी, इसमें एंशिएंट रिवर के प्रमाण यहाँ पे पाए गए थे। जो दोआब रीजन है प्रयागराज और कानपुर के बीच, ये रिवर अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर लंबी, 4 किलोमीटर चौड़ी और 15 से 25 मीटर डीप बताई जा रही है। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान एनबीआरआई में पहली बार स्वास्तिक कमल उद्यान का उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। स्वास्तिक लोटस गार्डन जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया था नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। आगे बढ़ेंगे। सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कितने वर्षों के बीच काटे गए लाखों नॉन टैक्स ई चालान माफ कर दिए हैं? तो कई लोगों को तो यहाँ पर ठगा महसूस कर रहे होंगे खुद को, जिन लोगों ने चालान भरे थे। 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक के चालान जो नॉन टैक्स चालान है उनको माफ कर दिया है। ठीक है। हेलमेट न लगाने संबंधी प्रावधान, सीट बेल्ट संबंधी प्रावधान, ये सब मतलब ये इस पर जो चालान हुए थे इसके चालान माफ कर दिए 2017 से 2021 तक की अवधि के लिए। ए यहाँ पे सही है। आगे सितंबर 2025 में डे एनयूएलएम के प्रोजेक्ट चरण के संबंध में सही कथन चुनना है। शहरी गरीबों की आजीविका संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए इसे शुरू किया गया है और 24 से 30 सितंबर 2025 के मध्य लखनऊ, आगरा और वाराणसी में ये डे एनयूएलएम का पायलट फेज शुरू किया जाएगा। ये सही है। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें, बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी।
सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले को महाभारत सर्किट में शामिल किया गया है? महाभारत सर्किट में शामिल किया गया है बागपत को, क्योंकि बागपत में जो बरनवा नामक जगह है वो पांडवों से संबंधित है। कह रहे हैं कि महाभारत में जो लाक्षागृह मेंशन्ड है ये बरनवारा उससे संबंधित स्थान है, यहाँ पर लाक्षागृह रहा हो सकता है, तो बागपत को महाभारत सर्किट में शामिल किया जाएगा। एक एएसआई कंजर्व्ड टीला है बरनवारा में, बागपत से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। सितंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअल तौर पर भारत की पहले फ्रेट विलेज के साथ साथ एक जहाज मरम्मत सुविधा की भी आधारशिला रखी है? इंडिया फर्स्ट फ्रेट विलेज और एक शिप रिपेयर फैसिलिटी की आधारशिला रखी गई है बी और सी, यानी कि वाराणसी चंदौली में क्रमशः। इंडिया फर्स्ट फ्रेट विलेज वाराणसी में और फर्स्ट शिप रिपेयर फैसिलिटी चंदौली में, बी और सी यहाँ पे सही है। समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम के दौरान रालूपुर वाराणसी में वर्चुअल तौर पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, यहाँ पर भारत के पहले फ्रेट विलेज का अनावरण किया गया। भारत का पहला फ्रेट विलेज डेवलप किया गया 100 हेक्टेयर के रीजन में, जो चंदौली और वाराणसी के कुछ गांवों को कवर करता है। ठीक है, मॉडर्न लॉजिस्टिक्स हब के रूप में काम करता है ये। और साथ ही जो ड्राई डॉक है सूखा गोदीवाड़ा जो ग्राम नगर में वाराणसी में, इसको इंडिया की पहली ऐसी फैसिलिटी कहा जा रहा है जहां पर 4 शिप का साइमल्टेनियसली मरम्मत का कार्य किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है रामनगर में, ये ड्राई डॉक है, भारत की पहली शिप रिपेयर फैसिलिटी जहां पर 4 जहाज़ों का एक साथ मरम्मत का कार्य किया जा सकता है। और इंडिया फर्स्ट फ्रेट विलेज ये वाराणसी और चंदौली के गांवों को मिला करके बना है। आगे है 17 सितंबर 2025 को निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित हिंडन हवाई अड्डे से पूरे देश के हवाई अड्डों पर अखिल भारतीय यात्री सेवा दिवस पहल का शुभारंभ किया? यात्री सेवा दिवस लॉन्च किया गया था 17 सितंबर को इंडियन एयरपोर्ट से। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? के राम मोहन नायडू के द्वारा, जो उड्डयन मंत्री हैं श्री के राम मोहन नायडू के द्वारा। सितंबर 2025 में सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में देश के कुल 16 राज्यों के राजस्व अधिशेष में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? सीएजी ने एक रिपोर्ट जारी की थी डिकेडल एनालिसिस के आधार पर। इन्होंने बताया था पिछले 10 वर्षों में भारत के 16 राज्यों ने रेवेन्यू सरप्लस जो है गेन किया है। रेवेन्यू सरप्लस वाले ऐसे 16 राज्यों में फर्स्ट नंबर पर रखा गया था उत्तर प्रदेश को, फर्स्ट पर, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश को रखा गया था इन 16 रेवेन्यू सरप्लस वाले राज्यों में। फिर गुजरात और ओडिशा का स्थान आता है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन के बारे में क्या सही है? 87% पात्र परिवारों में कम से कम एक सदस्य के पास अब आयुष्मान कार्ड है, ये सही है। फिर कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 9 करोड़ लक्षित लाभार्थियों में से 5.38 करोड़ आयुष्मान कार्ड पहले ही जारी किए जा चुके हैं, ये भी सही। हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा इसमें? सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। आगे बढ़ेंगे। सितंबर 2025 में एम्स की तर्ज पर यूपी के किस शहर में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोले जाने की घोषणा की गई है? वाराणसी में। वाराणसी में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान या फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा खोला जाएगा एम्स की तर्ज पर वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का पहला नेचुरोपैथी हॉस्पिटल ये भी कहाँ बन रहा है? चौबेपुर नामक जगह पर, वाराणसी में। ये 6 मंथ में कंप्लीट होने की ओर है और वाराणसी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ये खोला जाएगा, सी। सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संबंध में सही कथन चुनना है। सपेरा और जोगी नामक जातियों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में शामिल किया जाएगा। सोनभद्र और वाराणसी जिलों के चेरो जाति के लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना की पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी में शामिल किया गया था इससे पहले। ठीक है, तो ये सही है। तो सपेरा और जोगी कास्ट को यहाँ पर शामिल किया जाएगा चीफ मिनिस्टर रूरल हाउसिंग स्कीम में, सही। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो सपेरा कम्युनिटी ये कहाँ पर आपको देखने को मिलती है? मथुरा में, प्रयागराज में, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में। और जोगी कम्युनिटी आपको देखने को मिलती है कहाँ पर? ये कानपुर देहात में। कानपुर देहात में मैथा डेवलपमेंट ब्लॉक में जोगी कम्युनिटी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिक्षक दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किस या किन पुस्तकों का अनावरण किया? गुल्लक नामक पुस्तक, बाल वाटिका, उद्गम, तीनों ही पुस्तकें जारी की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। सभी गुल्लक, बाल वाटिका और उद्गम। आगे, सितंबर 2025 में किस देश के प्रधानमंत्री का अयोध्या आगमन हुआ था? तो अयोध्या आए थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम जी अयोध्या आए थे और इन्होंने जो है
राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की श्राइन के दर्शन भी किए थे। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, मॉरिशस। सी, मॉरिशस। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 19 सितंबर 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक भारतवर्ष की स्वर्णाभा नरेंद्र मोदी जी का विमोचन किया? भारतवर्ष की स्वर्णाभा नरेंद्र मोदी, ये पुस्तक रमेश चंद्र तोमर की किताब है। रमेश चंद्र तोमर किताब को योगी आदित्यनाथ जी ने रिलीज किया था, बी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 2025-26 में 42.31 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। ये सही। उत्तर प्रदेश में मनरेगा एक्टिविटीज में विमेन पार्टिसिपेशन अभी भी नेशनल एवरेज से कम है, क्योंकि नेशनल एवरेज 53% दर्शाता है, जबकि उत्तर प्रदेश में 42.31 है। दोनों स्टेटमेंट सही है, इनकरेक्ट कोई नहीं है। आंसर हो जाएगा इसमें डी, नन ऑफ द अबव इनकरेक्ट, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। आगे है 6 सितंबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में परिवहन निगम के कार्यक्रम के बारे में क्या सही है? इस अवसर पर चीफ मिनिस्टर जी ने 400 BS6 मानक की बसों को हरी झंडी दिखाई थी, ये सही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने 1.5 लाख जन सेवा केंद्रों के माध्यम से 45 परिवहन सेवाएं शुरू की है। तो जन सेवा केंद्र में ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, ये सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बोथ 1 and 2 करेक्ट। बोथ 1 and 2 करेक्ट इज सी। एक डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप भी शुरू किया गया है, यूपी मार्गदर्शक। डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप यूपी मार्गदर्शक, जैसे आप ट्रेन की स्थिति पता कर सकते हैं, वेयर इज माई ट्रेन, तो वैसे ही बसेस का स्टेटस चेक कर सकते हैं यूपी मार्गदर्शक के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। और एक ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन 149 डायल करने पर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एक्सेस की जा सकती हैं, इसको भी जारी किया गया है। तो ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट में यूपी मार्गदर्शक जरूर ध्यान रखिएगा, इसको आप मेंस में आंसर राइटिंग में भी मेंशन कर सकते हैं चाहें तो।